जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके यानी आपकी जनरल नॉलेज, जो आपका सामान्य ज्ञान है, उसके टॉप 100% करने वाले हैं। और ये वो पर्सन कौन से होने वाले? ये वो पर्सन है जो आपके पेपर में आते हैं और पेपर में बार बार आते हैं और यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज वाली क्लास से ये तो फिक्स है कि आप पेपर देने जाओगे तो आपको यहां से क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेगा। लेकिन इस क्लास की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसको आप ध्यान से सुनना। अगर आप रियली में आर्मी की वर्दी के लवर्स हो, अगर आपको आर्मी की वर्दी पहननी है, तो मेरी इस बात को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करना। ये नहीं कि चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, अरे क्वेश्चंस तो हम डेली पढ़ते रहेंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं उसको आपको बड़े प्यार से ध्यान से सुनना है कि भाई आपने अभी तक जितनी भी मौज मस्ती की थी, कम पढ़ रहे थे, चल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। कम पढ़ रहे थे, 1 घंटा पढ़ रहे थे, 2 घंटा पढ़ रहे थे, 5 घंटा पढ़ रहे थे, कितना भी पढ़ रहे थे, चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आने वाले इस जून के महीने में, अब जून के महीने में अपने आप को एक जगह पे रख लो भाई। स्टडी टेबल है तो उस पे रख लो, जहां पर बैठ के पढ़ते हो वहां पर बैठ जाओ और कम से कम दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। देखो, मार्केट में कंपटीशन है ना, वो बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस बार क्या है कि कट ऑफ है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा जाने वाली। इस बात को नोट कर लेना, बाद में पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा कि हां, काश हमने उस समय सर की बात मान ली होती तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो रहा होता। और सिलेक्शन ऐसे नहीं रुकेगा। देखो, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं बिना पढ़े इतना कर लेता हूं या कम पढ़ने से मेरा इतना हो रहा है। भाई ठीक है, एक बात बताता हूं, इस चीज को समझो। अगर आप थोड़े नए स्टूडेंट हो या पहली बार एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो या थोड़े ना समझ हो, 50 क्वेश्चंस आपके अगर एग्जाम्स में आए तो उसमें से 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हर कोई कर लेता है। ठीक है, हर कोई कर लेता है, जिसने थोड़ा बस 1 घंटे भी पढ़ा होगा या किसी भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होगे डेली आधे घंटे 1 घंटे, तो वो आराम से 30 क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेकिन सिलेक्शन भाई इन 30 क्वेश्चन से नहीं होगा मेरी जान। जो सिलेक्शन होगा ना, वो होगा आप इसके अलावा जो 5 से 10 क्वेश्चंस करने वाले, उससे होगा। कुछ जगह पे 35 पे हो जाएगा, कुछ जगह पे 40 पे हो जाएगा। लेकिन आप सभी को टारगेट लेके चलना है कि 40 क्वेश्चंस प्लस स्कोर करना है। और ये हलवा नहीं होता, ये आसान नहीं होता। आपको लगता है ना कि आप तो घर पे जाते हो, हलवा खा लेते हो, लेकिन उसके पीछे मम्मी ने कितनी मेहनत की होती है ये आपको नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये तो हलवा है, आसानी से आ गया, लेकिन यहां तक पहुंचने में जो मेहनत लगेगी ना, वो आपके पसीने छुटा देगी। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है। अब इस जून के महीने को बेकार नहीं जाने देना है। गर्मी का मौसम है, वैसे भी बाहर नहीं निकलना, आराम से रहो और किताब उठा के पढ़ते रहो। ये फोन है ना, पढ़ाई के अलावा यूज करना बंद कर दो, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ मत करो भाई। जो अपना है ना, जो आपका दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, अगर वो आपका है तो वो आपके साथ ही रहेगा, और वो आपका नहीं है तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। जॉब नहीं लगेगी तो भी नहीं रहेगा। ये बात नोट कर लेना। लगता है ना कि मेरा भाई है, मेरी जान है, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, और साथ में एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी आपकी है, कल से 2 क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी। कल से है वो आपकी 2 क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जितने स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे को उनका सिलेक्शन करवाना है। मुझे उनका सिलेक्शन चाहिए और उसके लिए मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। और जो मैं अब 1 महीने में आपको पढ़ाऊंगा, यानी जून के महीने में जितना भी समय आपको मिलेगा एग्जाम से पहले,
उसी में से आपके एग्जाम्स में आने वाला, इस बात को नोट कर लेना। तो डेली सुबह 9 बजे एक तो आपको क्लास मिलने वाली है, और एक डेली शाम को 4 बजे आपको क्लास मिलने वाली है। जब भी आपका दिल करे, जब भी आप फ्री हो, इन दोनों क्लास को आप देख लेना। उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम तक सब कुछ आपको मिल जाएगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरी रिक्वेस्ट मान लेना कि आने वाले 30 दिन या जितना भी एग्जाम से पहले समय मिलेगा, 25 दिन का मिले, 20 दिन का मिले, 28 दिन का मिले, ठीक है, उसमें आपको डेली पढ़ना है दोनों का। ठीक है जी, समझ में आ गया। और एक बात और, क्योंकि क्लास तो हम डेली करते रहते हैं और अभी भी करेंगे, एक बात और, अपनी रेस को मत छोड़ना भाई। मैं एक बात बता रहा हूं, रेस को मत छोड़ना। डेली सुबह जाया करो, सुबह 4-5 बजे का समय वो अपने हिसाब से देख लेना, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, और लड़कियां भाई सुबह के समय में नहीं जा पाती तो शाम को जा सकती, या आप भी सुबह के समय पे नहीं जा पाते लड़के भी, तो शाम के समय पे चला ही जाना, लेकिन सुबह का समय है वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओगे तो पढ़ने के लिए भी ज्यादा समय आपको मिल जाए। ठीक है जी, तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और आज आपका कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, आज कोई आपका टेस्ट नहीं है, ना मैं आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाला। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस के आपको आंसर यहां पर दिखेंगे, बस आपको उनको क्या कर लेना है, एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेज में, कल से जो 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है 1 जून से, उनमें हम क्या करेंगे, नए टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं उनको पढ़ने वाले हैं। और आज वाली क्लास में जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे भाई चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे का क्या नाम था? अशोक था। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने भाई बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसका कौन सा धर्म अपनाया हुआ था? इसने जैन धर्म अपनाया हुआ था। और बौद्ध धर्म कब अपनाया था अशोक ने? कलिंग के युद्ध के बाद। यह भी एग्जाम्स में आता है, कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद है इसने अपनाया था, यह भी आपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त गुरु चाणक्य था का गुरु, जिसको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा जाता है तो अपने को याद होना चाहिए। इसने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी, अर्थशास्त्र। ठीक है जी, इतना अपने को ध्यान रख लेना है जो आपके एग्जाम्स में आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था भाई 1757 में। कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? 1757 में लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था यह युद्ध? यह हुआ था अंग्रेजों व बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब के बीच में। और बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था भाई सिराजुद्दौला। कौन हो जाएगा बंगाल का नवाब? वो हो जाएगा भाई सिराजुद्दौला। ठीक है, ब्रिटिश और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी अपनी गंगा नदी है, वो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? अपने को बताना है कि कर्क रेखा है वो भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती। मैंने सभी राज्य आपको बताए हुए हैं, तो भाई इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही होती है, पंजाब से कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखो कल भी हमने ये किया था, परसों भी हमने किया था, हर बार ऑप्शंस अलग हैं, इस बार भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, अलग दिया हुआ है। बताइए, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ना लोकसभा करती है, ना राज्यसभा करती है, ना सुप्रीम कोर्ट करता है, क्या हो जाएगा? निर्वाचन मंडल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट और बार बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 से संबंधित है। देखो जो हमने पढ़ा है ना, उसका आज हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। आप करो या ना करो, मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, याद भी करवाऊंगा, और एग्जाम में स्कोर करवा के आपको सिलेक्शन भी दिलवाऊंगा। बस आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहो, पढ़ते रहो, बस इतना कर लो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस है, वो सबसे अधिक पाई जाती है, जो लगभग कितनी होती है? 78%। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है, जो लगभग कितनी होती है? 21% होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? H2O। क्या हो जाएगा? पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। आगे है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये अपने को बताना है। पुस्तकों से क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। जिसने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी, देख लेना, वरना फिर पछताओगे कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब 2 नंबर आपके चले जाएंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, वो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। चलो, 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? हमने क्वेश्चन बहुत बार किया है कि 2022 फीफा विश्व कप किसने जीता है, तो सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ किसने जीता है। मैंने इतनी बार आपको यही याद करवाया है कि अब तो सभी को याद होना ही चाहिए। ठीक है, जरूर याद होना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये इतनी बार याद करवाया है। अगर नहीं याद है तो मतलब आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर। और ये क्लास है ना, नए स्टूडेंट के लिए नहीं बनाएगी। मुझे पता है कि जो नए स्टूडेंट आएंगे ना, उनको हो सकता है क्लास पसंद ना आए। ये हमारे वो रेगुलर स्टूडेंट है जो पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, उनका रिवीजन क्लास है ये। ठीक है, चलो, तो 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश ने की है? तो कतर देश ने की है। किसने किया है? कतर देश ने। आगे देखिए कि भारत में अंतिम ऋणदाता के रूप में किस संस्था को जाना जाता है? कि भाई जब भी अंतिम ऋणदाता के रूप में, ठीक है, यानी कि ऋण समझते हो ना, ब्याज वाला, वो वाला बताना है आपको, बताओ। तो ये बोला जाता है हमारा आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसको अंतिम ऋणदाता या बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, याद रख लेना, बैंकों का बैंक भी और ऋणदाता भी इसको बोला जाता है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। आगे आपका कि जो जीएसटी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म याद कर लो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो जीएसटी है वो भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो जीएसटी भारत में 2017 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन वाली क्लास देखी हुई है तो सभी को याद होगा, और वैसे भी मैंने कई बार रिवीजन आपको करवा दिया है। तो विटामिन सी को क्या बोला जाता है भाई? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है। बाकी सभी के आप रासायनिक नाम याद कर लेना, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है, और विटामिन वाली क्लास आप साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी? विद्युत धारा की बताना है तो विद्युत धारा की एम्पियर हो जाएगी। यह क्वेश्चन मैंने लगभग 50 बार आपको याद करवा दिया होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली
मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? कौन है, सॉरी, ये अपने को बताना है। तो ऑप्शंस देख लो तो कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फातिमा बीबी हो जाएगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है भाई सीवी रमन को। और वैसे पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? बहुत बार याद करवाया है, ठीक है, बहुत बार। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और थोड़ा डिटेल में भी बता देना भाई, ठीक है, अच्छा लगेगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपको बताने हैं कितने हैं। तो वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं भाई? 11 कर्तव्य हो जाएंगे मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन वैसे ही टाइप हो गया, चलो ठीक है, वो कोई नहीं है, टेंशन मत लेना, वैसे ही क्वेश्चन है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी हो जाएंगे, ठीक है, आप सभी को पता है, ठीक है। शतक भी सबसे ज्यादा किसने लगाए हैं? सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। और वनडे में सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए हैं? विराट कोहली ने लगाए हैं, ठीक है। भारत की रीढ़ की हड्डी किसे बोला जाता है? राहुल द्रविड़ को, दीवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सुनील गावस्कर को तो आप जानते ही हो, लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट या मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है, 2023 में जो आईसीसी विश्व कप की मेजबानी है वो कौन से देश के द्वारा की गई है? इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। इतना आसान क्वेश्चंस खेल वाली क्लास में करवा चुका हूं, सॉरी। चलो, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अब देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस याद करवाएंगे, अब आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, जो पूछना था पूछ लिया, अब चलते जाओ, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्या हो गया? भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद कर लो, सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड में 1973 में शुरुआत की गई थी। और आपसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से कौन से व्यक्ति संबंधित हैं, या चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा भाई चिपको आंदोलन। और आज के समय में तो चिपको आंदोलन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है भाई। छत्तीसगढ़ में जंगल कट रहा था, तमिलनाडु में कट रहा था, अब राजस्थान जयपुर में कट रहा है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन क्या था कि पेड़ों को चिपक कर उसको बचाया जाता था। द इंडिया वे पुस्तक किसने लिखी है? तो द इंडिया वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एस जयशंकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर के द्वारा। द इंडिया वे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रही है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। गीतांजलि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? गीतांजलि किसकी है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है? ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है चंद्र बरदाई के द्वारा, ठीक है, चंद्र बरदाई के द्वारा या चंद्र बरदाई के द्वारा की गई है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश ने बनवाया था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। एलोरा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश ने बनाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने बनाया था? जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने बनाया था भाई, ठीक है। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
हड़प नीति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किससे जुड़ी हुई है? डलहौजी से। किससे जुड़ी हुई है भाई? डलहौजी से जुड़ी हुई है हड़प नीति। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? सारे के सारे संस्थापक याद कर लो, सारे के सारे। वैसे मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अब 1 जून से अपना जो क्लासेज का तरीका होगा, जो लेवल होगा, जो पैटर्न होगा, वो अलग तरीके का होने वाला है। ठीक है, जो आपको चाहिए है ना, और जिससे एग्जाम निकलेगा वो होने वाला है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की गई है भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है जी। रिंग ऑफ फायर किस प्राकृतिक घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये भी मैंने आपको कई बार करवा दिया है। तो ये ज्वालामुखी और भूकंप से जुड़ा हुआ है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर है ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किस नियम में कहा गया है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कहा गया है न्यूटन के तीसरे नियम के, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, सारे के सारे लॉ याद मैंने करवा रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। भौतिक विज्ञान वाली मैराथन, साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाके देखो। आवर्ती की इकाई क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या हो जाएगी? तो हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगी। रिवीजन क्लास है, आंसर पहले से ही है, लेकिन जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आते हैं वो आज मैं लेके आया हूं। ठीक है, आज कोई टेस्ट नहीं है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। ठीक है, तो ये कमेंट मत करना सर जी आंसर पहले से दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, जल्दी हो जाए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा, जिसको क्या है? उदासीन है भाई, ये न्यूट्रल है। ठीक है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जो गुब्बारे उड़ते हैं वो हल्के होंगे तभी उड़ेंगे, तो उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस उनमें भरी जाती है, जिसकी वजह से गुब्बारे हल्के होते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, अपन जो मुंह से भरते हैं वो वाली गैस नहीं है, बड़े वाले गुब्बारे आपने देखे होंगे ना मेले वगैरह में, जो उस मशीन से भर रहा होता है वो वाले। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग उत्पन्न करता है? तो जो इंसुलिन है वो कौन सा अंग करता है? अग्नाशय करता है, पैनक्रियाज करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है, वो मानव शरीर की क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत ग्रंथि। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही याद कर लो कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। उसको कब लॉन्च किया गया था? 1975 में उसको लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। ठीक है जी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। और अपने जितने भी डिफेंस वाले हैं उन सभी का कहां पर है? नई दिल्ली में है। सिर्फ एक का शिलांग में है, किसका? असम राइफल का। आगे बढ़ते हैं। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है भाई पंजाब को। पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सतलुज हो गया, व्यास हो गया, रावी, चुनाब और झेलम नदी है। 5 नदियां यहां पर बहती हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चुनाब और झेलम, जिसकी वजह से इसको पंजाब बोला जाता है, 5 नदियों की भूमि बोला जाता है। आब का मतलब होता है पानी, तो पंज यानी 5 और आब का मतलब पानी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता को समर्पित है? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। और इनको सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बरदौली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। इनको हम किस उपनाम से जानते हैं? इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। देश को एकजुट करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम किस राज्य से हो जाएगा? आपका केरल राज्य से हो जाएगा। ठीक है,
केरल राज्य से हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु से क्या बताया था, मिल के रहो कैसे भारत में, तो भारतनाट्यम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के लिए क्या बताया था कि अंधे व्यक्ति को कच्ची पूड़ी मत दो, ठीक है, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस आकार में बना हुआ है, तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो रथ के आकार में बना हुआ है। और कल ही मैंने आपको याद करवाया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर। लेकिन ये याद है, देख लो कि किस आकार का है, रथ के आकार का है। ठीक है, रथ के आकार का, आपने महाभारत वगैरह में देखा होगा ना, रथ उस आकार का बना हुआ है। इस संविधान संशोधन ने दल बदल विरोधी कानून लागू किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। ठीक है, तो कि किसी भी पार्टी से जीत जाओ और फिर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, फिर ये कानून आया कि अगर जाना है तो आपको उस पद को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत हुआ। आगे देखिए, 370 कहां से हटाया गया है, तो 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है। कब हटाया है, 2019 में हटाया गया। तो दोनों याद रख लेना, 2019 में, और कहां से हटा है, जम्मू कश्मीर से, और क्या हटा है, 370। ठीक है, वैसे तो उसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, हटा तो नहीं सकते, लेकिन बोला ऐसे ही जाता है। इस मिशन ने भारत को पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। तो मंगलयान था जो 2023 में गया था, 13 में गया था, जिसका नाम क्या था, मोम था। ठीक है, मंगलयान या मोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, 2013 में, ये भी याद रख लेना, ये भी पूछ लेता है। परम श्रृंखला किससे संबंधित है, कल कंप्यूटर का एक क्वेश्चन करवाया था ना। ठीक है, वही है, सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर परम कौन सा था, आपको याद होगा, तो याद करवाया था। तो जो परम श्रृंखला है, ठीक है, परम श्रृंखला होगी, वो किससे संबंधित हो जाएगी, वो सुपर कंप्यूटर से संबंधित हो जाएगी, सुपर कंप्यूटर से। भारत में जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो भारत में जो जीएसटी की सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी, केलकर समिति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई, केलकर समिति के द्वारा है, वो इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, केलकर समिति के द्वारा। भारत की जीडीपी गणना आधार वर्ष बदलकर किस वर्ष किया गया, तो 2011-12। ठीक है, 2011-12। ठीक है, जीडीपी गणना। और हमारा देश है वो चौथे नंबर पे आ गया है भाई। अब देखो, प्राउड करे या ना करे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे देश में अभी भी गरीबी बहुत है, गरीब और गरीब होता हुआ जा रहा है फ्री वीज के चक्कर में, और अमीर और ज्यादा अमीर होता हुआ जा रहा है। तो जो बीच वाला गैप है ना, ये देश को आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है। ठीक है, जीडीपी क्या है, अमीर लोगों के पास पैसा आता हुआ जा रहा है, तो जीडीपी आगे बढ़ती हुई जा रही है। ठीक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये 2010 में किया गया भाई। ठीक है, ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, तो जो ओजोन परत है उसके लिए कौन सी है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो जिम्मेवार है। ठीक है, ओजोन परत क्या है, हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रोकती है। ठीक है, उनसे क्षति होने से हमें रोकती है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो क्या हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा, 2008 शूटिंग में हो जाएगा भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2014 में की गई थी। ओलंपिक किस शहर में, 2024 ओलंपिक कौन से शहर में आयोजित किए गए, तो ये पेरिस में हुए। कहां पर हुए भाई, पेरिस में हुए। इस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जनगणना वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जनगणना वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जनगणना सबसे अधिक साक्षरता कहां पर है, केरल में भी है। कितनी है, 93.91%। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है भाई, चीन नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश
नेपाल और भूटान को हम सपोर्ट करते हैं, चीन को हम सपोर्ट नहीं करते, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पड़ोसी प्रथम नीति है, उसमें चीन शामिल नहीं। विश्व व्यापार संगठन WTO का मतलब होता है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद कर लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। मैंने आपसे पूछा था कि जिनेवा में मुख्यालय किसका है, कल पूछा था ना, तो आज उसका आंसर भी आपको बता दिया है, किसका है? विश्व व्यापार संगठन का हो जाएगा, WTO का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि केशवानंदन भारती केस 1973 किससे संबंधित है? तो जो केशवानंदन भारती केस है, ठीक है, वो संविधान की आधारभूत संरचना है। ठीक है, संविधान की आधारभूत संरचना है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसको मिनी संविधान के रूप में भी आप मान सकते हो कि इसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ था हमारे संविधान में। ठीक है जी। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। मशीन के किस सिद्धांत से गंदगी साफ होती है? जो वॉशिंग मशीन होती है ना अपनी, उसमें हम कपड़े डाल देते हैं तो जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। क्यों होती है? वो होती है अपकेंद्रीकरण के कारण। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण होती है, अपकेंद्रण के कारण, अपकेंद्रण के कारण। प्रकाशीय तीव्रता यानी लुमिनियस इंटेंसिटी की इकाई क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? कैंडेला हो जाएगी, कैंडेला। ठीक है, क्या हो जाएगी? कैंडेला हो जाएगी आपके यहां पर, याद कर लो, लुमिनियस वेलोसिटी है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका फ्लोरीन हो जाएगा। केमिस्ट्री की भी मैराथन है, वो आपकी जून के महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है और इसका फॉर्मूला भी दोनों याद रख लो। तो सिरका का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल आप इसको बोल सकते हो, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH हो जाएगा। ठीक है। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, चलो, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? सेरेब्रम हो जाएगा या प्रेमस्तिष्क। कभी इसको सेरेब्रम लिख देता है, कभी प्रेमस्तिष्क लिख देता है, तो दोनों आप देख लो। ठीक है, हिंदी वालों को बस प्रॉब्लम होगी, उसमें सेरेब्रम और प्रेमस्तिष्क दोनों लिखता है। ठीक है, सेरेबेलम अलग है, सेरेब्रम अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेरेब्रम और प्रेमस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में फायरवॉल किस लिए उपयोग होता है? तो जो फायरवॉल होता है वो किस लिए होता है? नेटवर्क की सुरक्षा के लिए। किसके लिए होता है? नेटवर्क की सुरक्षा के लिए। URL का पूर्ण रूप क्या है? URL की फुल फॉर्म आपकी बतानी है, और फुल फॉर्म से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो URL का हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को कितनी वार्षिक सहायता देता है? देखो, कुछ पुरानी जो नीतियां होती है ना, योजनाएं होती हैं, वो आपके एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है, आजकल पूछी जाती है, पहले तो करंट की पूछता था, लेकिन पूछता है, तो इसलिए मैंने सारी आपको बताई है, जनधन योजना से लेकर आपकी ये वाली भी योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, किसानों को कितनी वार्षिक सहायता मिलती है? तो 6,000 रुपए मिलते हैं, 3 किस्तों में मिलते हैं, 2-2 हजार रुपए में ये आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक स्कूलों में 100% हो जाएगी? तो जो शिक्षा नीति बनी है भाई, वो कब तक लागू हो जाएगी? 2030 तक सभी स्कूलों में लागू हो जाएगी, 2030 तक। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है वो किसने लिखा है? तो हरिसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है भाई। आगे बढ़ते हैं।
पूना पैक्ट, देखो मैंने बोला ना कि जो हमने पढ़ा है वो सारे रिवीजन कर रहे हैं, और जो हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस रह गया है जो एग्जाम्स में आ सकता है, थोड़े अच्छे लेवल का है, वो भी मैंने आज इंक्लूड किया है। और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप इनको बोल सकते हो, जो योजना वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये हमने रखा है। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था भाई 1932 में। ये किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में ये हुआ था भाई पूना पैक्ट। पूना समझौता या पूना पैक्ट इसको बोला जाता है। इसी के बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, तो ये भी अपने को याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कब की थी? 1939 में, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं कि दक्कन पास कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दक्कन पास है वो कहां पर स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान में स्थित है। कहां पर है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मैंने 1-2 दिन पहले क्वेश्चंस का आपसे पूछा था, तो आज आंसर दोबारा से रिपीट करवा देता हूं, क्योंकि पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन पूछा था तो जिनको नहीं याद है तो याद हो जाएगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और चीन का शोक किसे कहा जाता है? पीली नदी को कहा जाता है, पीली नदी को। वो एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन था, तभी हमने पूछा था। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है? तो भाई कोई युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, तब 352 लगाया जाता है, 352। ठीक है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? भारत का पहला सौर मिशन मतलब सूर्य पर जाने वाला। ठीक है, सौर मिशन ना देके सूर्य मिशन आपको दे दे और आप कंफ्यूज हो जाओ तो मत होना भाई। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आदित्य L1 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर जाने के लिए चंद्रयान हो जाएगा, मंगल ग्रह पर जाने के लिए मंगलयान हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने के लिए गगनयान हो जाएगा। ये चारों एग्जाम्स में पूछता है। और सौर के लिए या सूर्य के लिए हो जाएगा आपका आदित्य L1। याद हो गया? चंद्रमा के लिए चंद्रयान, मंगल ग्रह के लिए मंगलयान, और अंतरिक्ष के लिए गगनयान, और सौर के लिए क्या हो जाएगा? सूर्य के लिए आदित्य L1। ठीक है, चारों पूछता है अलग अलग तरीके से। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो संसद या संसदीय प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। हटाया जाता नहीं, हटाया जा सकता है। तो ये संसद और संसदीय प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? मत्स्य पालन से। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति मिल्क से हो जाएगा, जिसको ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है, वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से हो जाएगा। ठीक है, MS स्वामीनाथन जी हैं, वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? मैंने याद करवाया था। बैंकों का बैंक कौन सा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बैंकों का बैंक बोला जाए या अंतिम ऋणदाता बोला जाए तो यही हो जाएगा आपका RBI हो जाएगा। राजकोषीय घाटा किसके बीच का अंतर है? तो राजकोषीय घाटा, वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आ सकता है, तो इसलिए मैंने करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपके में इकोनॉमिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा कुल राजस्व और कुल व्यय, बस। ठीक है, कुल राजस्व और कुल व्यय, यानी कितना टैक्स आया है और कितना खर्चा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष किया गया था? 1973 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है वो संबंधित है ओजोन परत के क्षय से, क्योंकि ओजोन परत क्षय हो रही है। अगर उसको ज्यादा नुकसान हो गया तो पराबैंगनी किरणें हैं वो ज्यादा आने लग जाएंगी, और उसके बाद लोगों को कैंसर होने लग जाएगा। त्वचा कैंसर का रोग होकर आपको पता ही है, फिर कैंसर का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा। तो क्या हो जाएगा? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। ठीक है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? खेल और खिलाड़ी वाली क्लास देख लो, मेरी बात मानते हो तो जरूर देख लेना, पुस्तक वाली क्लास भी और खेल खिलाड़ी वाली भी प्लेलिस्ट में आपको दी हुई है। दोनों से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 नंबर। अब आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया। दोबारा से इन्फॉर्म कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूं, तो बोल रहा हूं रिवीजन कर लेना।
थॉमस कप किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। फुटबॉल से कौन सी पूछी जाती है? संतोष ट्रॉफी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आगे है कि ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में रजत पदक किसने जीता था? तो ये जीता था भाई पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने जीता था कब? 2016 में। ठीक है, और पीवी सिंधु कौन से खेल संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन है आज यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा था उन सभी का हमने रिवीजन कर लिया है। ठीक है, और अब कल से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। याद कर लेना 9 AM पे डेली क्लास आएगी और 4 PM पे। अब एक क्लास नहीं, 2 क्लास, दोनों की दोनों क्लास आपको लेनी है और एग्जाम में स्कोर कर वर्दी लवर्स का नाम रोशन करना है आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।